Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is the detailed discussion. We'll discuss in detail about the syllabus and strategy for cooperative society assistant registrar, जो conduct हो रहा है by JKPSC, and इसका जो exam date है that is on 12 December it will be held. So मैंने बहुत सारी डिमांड आई थी इस रिलेटेड कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, या उसका एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए. सो इट इज़ हेयर, लेट अस बिगिन. तो इसमें अगर हम लेट मी गेट अ पेन फर्स्ट. ओके, दिस इज़ देयर, दिस इज़ इट एंड दिस इज़ इट. ठीक है, चले. फर्स्ट हम ये बोलेंगे कि जो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है, ये JKPSC कंडक्ट कर रहा है. और आप सबको पता है कि जो JKPSC है इसका थोड़ा सा लेवल हाई होता है पेपर का एज़ कम्पेयर टू JKSSB. अगर हम इन जनरल बात करेंगे, रीसेंट एग्ज़ाम्स को आप छोड़ दीजिए, अगर आप इन जनरल बात करेंगे JKSSB से ये हायर लेवल का होता है. ठीक है जी, चले. उसके बाद देखो यहाँ से ना सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जाम से सिलेबस देखो, इसमें वहाँ से नोटिफिकेशन में लिख के हैं कि जो सिलेक्शन है इट विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड फॉलोड बाय वाइवावोस, मतलब इंटरव्यू. पहले रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा. और इन्होंने टोटल रखे हैं, इसमें अपना वो स्कीम करते हैं ना, फिर वो कैसे ये बराबर लाते हैं. इन्होंने 100 पॉइंट्स रखे. क्या रखे? 100 पॉइंट्स. और 100 में से 75 पॉइंट्स इन्होंने रिटन के रखे हैं, 25 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं इंटरव्यू की. ठीक है, 100 में से 75 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं किसके? रिटन के, और 25 पॉइंट्स इन्होंने इंटरव्यू के रखे. ठीक है, और अब हम देखेंगे जो ये रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का पेपर. क्या होगा? 2 घंटे का पेपर होगा. और उसमें 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स. ठीक है, 120 मिनट्स. और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें लिख के है 120 क्वेश्चन होंगे. दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट. ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है. 120 मिनट्स में से क्या करना है आपको? 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. क्या है? नेगेटिव मार्किंग में है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं वो होंगे, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो दैट इज़ 1/4. इसमें 0.25 है, 0.66 नहीं, 0.25, 1/4. मतलब 4 गलत आंसर्स के लिए आपका एक सही आंसर कट जाएगा. 4 गलत आंसर्स के लिए आपका एक सही आंसर कट जाएगा. ठीक है, 0.25 है. ठीक है, 1/4, 1/4. तो वो है नेगेटिव मार्किंग. और अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा ऑप्शंस का आंसर देगा तो वो भी गलत माना जाएगा. ठीक है, और उसके गलत माना जाएगा दैट मीन्स उसकी पेनल्टी भी कटेगी 0.25. अगर एक से ज़्यादा आंसर आपने एक किसी क्वेश्चन के दिए तो वो भी गलत माना जाएगा और पेनल्टी हो जाएगी 0.5 मार्क्स, 1/4 मार्क्स कटेगा. ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे आप तो वो काउंट नहीं होगा और कोई पेनल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो 3 कंडीशन से, एक तो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 गलत आंसर के लिए, और दूसरा है अगर आप एक से ज़्यादा आंसर्स दोगे वो भी गलत मानेगा और पेनल्टी है माना जाएगा 0.25. और अगर आप कोई आंसर छोड़ोगे, ऐसे ही छोड़ोगे, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, बस वो काउंट नहीं होगा. तो रिटन आंसर एग्ज़ाम है इसका, और जिसमें 120 क्वेश्चंस आपको होंगे. आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा. तो अब अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, देखिए सिलेबस में इसके क्या है, जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स. देखो इसमें जो टॉपिक्स देखे हैं ये सिलेबस इसका स्टैटिक पोर्शन नहीं है. इसका मतलब क्योंकि इस स्टैटिक का अलग से देखे हैं, ये है करंट अफेयर्स. आपको पता होना चाहिए. और कौन कौन सा करंट अफेयर, अगर कोई हिस्ट्री का करंट अफेयर, न्यूज़ में कोई हिस्ट्री की चीज़ थी, जियोग्राफी अगर कोई न्यूज़ में थी, जैसे वोल्केनो एरप्शन होता है, सुनामी आती है, साइक्लोन आता है, या जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, या जैसे माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट इंक्रीज हो गई है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो जियोग्राफी रिलेटेड होती है, या फॉर एग्जांपल कोल्ड नाइट्स होती हैं, या फॉग होता है वो क्या होता है, या टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. फॉर एग्जांपल जो न्यूज़ में रहता है एयर पोल्यूशन हो जाता है, दिल्ली में ज़्यादा होता है. तो ऐसी करंट अफेयर्स जो कि जियोग्राफी रिलेटेड होती हैं, या पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, या कोई नई जो है इकोनॉमिक्स की कोई स्कीम आ जाती है, पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट आ जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट आ गया, या कोई स्कीम आ गई, या कोई इनिशिएटिव आ गया गवर्नेंस रिलेटेड, कोई इंडेक्स आ गया ऐसा, या इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई इंडेक्स आ गया,
या कोई रिपोर्ट आ गई या कुछ भी आरबीआई न्यूज़ में था, नाबार्ड न्यूज़ में था, तो वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब इंटरनेशनल जो भी कोई न्यूज़ होती हैं, जैसे अफगानिस्तान बहुत न्यूज़ में था, या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात अगर हम करेंगे, या किसी कोई अगर फॉरेन कंट्री का यहाँ विजिट करता है हेड, ठीक है, तो उस सब चीज़ों की जाए, या कोई जैसे समिट होते हैं, G20 समिट हुआ रिसेंटली, ठीक है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर में आती है। और ऐसी चीज़ें ये नहीं कि बस आप देखोगे कि हम क्या करंट अफेयर करें। मुझे लगता है जहाँ हम एनालिसिस कर पा रहे हैं रीसेंट पैटर्न का भी, जितने बड़े बड़ी चीज़ें हुई, जहाँ बड़ी पॉलिसीज़ आ गई, प्रोग्राम्स आ गए, बड़े इनिशिएटिव हुए, बड़े बड़े समिट्स हुए, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर एलियंस की है, या COP26 है, या G20 समिट है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। जो भी मेजर इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है करंट अफेयर्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद है टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स। इसमें लिख के है कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस, यूजेज इन कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस। देखो मैंने आपको पढ़ाया है टेलीकम्युनिकेशन में बेसिक टेक्नोलॉजीज, जैसे ब्लूटूथ क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होती हैं, या इसमें क्या बोलते हैं 5G के बारे में, जितनी भी कम्युनिकेशन या सैटेलाइट सर्विसेज या DTH के बारे में मैंने आपको डायग्रामेटिकली सिखाया भी है। बेसिक जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो हमने पढ़ी हैं, और जितने भी हमारे बैच में थे। बाकी यूजुअली अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूंगी तो जो न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, या नैनो टेक्नोलॉजी का कोई चीज़ न्यूज़ में रहा उस पे के बारे में, और कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स की, जो जैसे मैंने आपको ये भी पढ़ा है, इसमें ईमेल के बारे में पढ़ा है, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा है, या जितनी भी वायरसेस होती है, ट्रोजन होते हैं, वर्म्स होती हैं, मालवेयर होते हैं, सस्पिशियस सॉफ्टवेयर्स जैसे साइबर अटैक्स होती है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें आजकल न्यूज़ में रहती हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस होता है। जो आजकल अपडेशन टेक्नोलॉजी का हो रहा है उनके साथ भी इसी चीज़ का डील होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाईफाई में क्या यूज़ होता है, रेडियो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है जी, चले। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। देखो क्या है इंडियन पॉलिटी का पूरा है, जैसे आपको पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, DPSP के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये सारा कुछ इंडियन पॉलिटी में आता है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट है, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, जो हमारा एक जो जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो अब ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट है। जब पहले एग्जाम्स में होता था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे क्योंकि अब वो ऑब्सलीट करा दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो कि हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्सेप्शन उसमें जम्मू एंड कश्मीर ही था, लेकिन अब जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया तो 5 अगस्त के बाद 2019, तो उसके बाद हमारा जो पूरा इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो एक ही है। और इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर का मतलब ये है, पहली बात ये है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन बन सकता है, जो एक चैप्टर है पॉलिटी में। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे हेड, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको अपॉइंट कौन कर सकता है, ओथ कौन दिलाता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक हाई कोर्ट है, और लद्दाख का भी हाई कोर्ट वही है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आएगा, जैसे कि और कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, बाकी यूनियन टेरिटरीज का किसका कौन सा हाई कोर्ट है, ये आ सकता है। अच्छा, दिल्ली, पौडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं 3 कि जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी अगर देखेंगे लद्दाख, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रखी गई है। या अगर अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव देखेंगे हम, या चंडीगढ़ देखेंगे, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये है पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आजकल यही हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे हमारी अभी गवर्नमेंट नहीं है, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही काम कर रहे हैं, और जो इलेक्शन है अभी वो होने वाली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिलिमिटेशन कमीशन हो रहा है। वो डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन होती है, उनको अपॉइंट कौन कौन करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और ख़ास तौर पे कि पंचायती राज के बारे में, म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे इन डिटेल देखे हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। जैसे एक्ट्स की बात करेंगे हम, अगर हम बात करेंगे 1919 एक्ट की, 1909 की, 1935 की, 1947 एक्ट के बारे में, तो ये सब जो एक्ट्स है, सीरीज ऑफ एक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। और एक्ट्स कहाँ से स्टार्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके बराबर 1947 तक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। देखो क्या हुआ यहाँ पे, आपको पता है रिसेंटली डीडीसी इलेक्शंस हुए, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, डीडीसी होता क्या है, उसका क्या है, डीडीसी चेयरमैन का क्या पावर है, कितने टर्म के लिए रहता है। यहाँ पे पंचायती राज जो नया एक्ट है वो आपको पढ़ना पता होना चाहिए। तो पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जितनी भी अभी है, एग्जिस्टिंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है जियोग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे आपको दोनों का पढ़ना है, और अगर आप जियोग्राफी की बात करेंगे, जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, और जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट, जनरल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, इकोनॉमिक जियोग्राफी। आपको पता है इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और फिजिकल जियोग्राफी ऐसे क्लाइमेट, क्लाइमेट में हम मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं, विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशन करंट्स का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। और जैसे है जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, या लैंड फॉर्म्स का पता होना चाहिए। तो जियोग्राफी बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, चाहे वो इंडिया की जियोग्राफी हो और चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी हो। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। और हाँ, एक बात, जियोग्राफी में आप मिनरल्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, जो रिसोर्सेज है ना वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया ज़्यादा फोकस में रखना, और ओडिशा वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद अब रही इसमें बात किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारा रिवीजन लेक्चर चल रहा है इस टाइम पे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे किया है। वहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा अभी पहले स्लो चल रहा था, अभी मतलब सो दैट कि रिवीजन पे वो सारे बच्चे आ जाएं। तो अब सब ने रिवीजन स्टार्ट किया है उस पर, कोऑपरेटिव पार्ट में मुझे बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अब हम थोड़ा पेस पकड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए, कोऑपरेटिव्स में आपके सिलेबस में है नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत, मतलब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नया सब्जेक्ट, नया कंपोनेंट और नया ये है, टॉपिक है हर एक के लिए। देखो इसका एक जो बेसिक आइडिया है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे? कोऑपरेटिव सोसाइटी ओरिजिन कहाँ से हुआ और क्यों आया, ऐसा नीड क्या था, ऑरिजिन कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसे हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी की। उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मूवमेंट चली, स्पेशली इन इंडिया अगर चली, तो वो कैसी रही। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया में सीरीज ऑफ लेजिस्लेशंस आई कोऑपरेटिव में, वो सीरीज ऑफ लेजिस्लेशंस क्यों आई, एक लेजिस्लेशन में क्या ड्रॉबैक था कि दूसरा आया, और दूसरे में क्या फ़ायदा था, और तीसरा क्यों आया, ये आपको एक लिंक बनानी है आपको। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनी है कोऑपरेटिव रिलेटेड, वो पढ़नी है आपको। कौन सी कमेटी किस ईयर में बनी, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम अगर JKPSC की देखेंगे उसमें क्या हुआ, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो आपको पता होना चाहिए कमेटी जो बनी है किस ईयर में बनी, और उसका बेसिक पर्पस क्या था, उसकी रिकमेंडेशन जो थी मेजर क्या थी। ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद कैटेगरी के लिए लिखा है, और वो भी बोल्ड लेटर्स में, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में। देखो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होता क्या है आपको पता है, हमने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के बारे में कैसे पढ़ा है। और जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव भी होते हैं, उसमें एक ये इसका टाइप ही है। फिर सप्लाई कोऑपरेटिव्स, मार्केट कोऑपरेटिव्स, सर्विस कोऑपरेटिव्स। ठीक है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव के बारे में पता होना चाहिए, और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। और ये तो हो गए टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये भी आप करना है आपको बहुत जरूरी। और जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989, देखो पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया। अब हमें ये 2 टॉपिक्स करने हैं, बाकी हमने कंप्लीट किया, और रिवीजन चल रहा है सारा, ये भी हम करेंगे अभी जल्दी कंप्लीट। इसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स के बारे 2001 के बारे में पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1999 के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वो है क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़। क्रेडिट सोसाइटीज़ हम डेवलपर कंट्रीज़ में बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स उनको बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। उनका क्या रोल रहा है, उनका क्या मैकेनिज्म है, और रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें पढ़ना है विद रेस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि रजिस्ट्रार ऐसा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को होता है उसके पावर्स बहुत होते हैं, ठीक है, उसके पावर्स बहुत होते हैं, उस पर रजिस्ट्रार पे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई पे क्वेश्चंस बनेंगे, रजिस्ट्रार पे क्वेश्चंस बनेंगे, और स्ट्रक्चर क्या है क्रेडिट सोसाइटीज़ का, किस लेवल पे कौन सी क्रेडिट, मतलब कोऑपरेटिव बैंक किस लेवल पे कौन सा होता है और कौन लोन देता है उनको, उनका जो है इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है, उनका ग्रेस पीरियड क्या होता है, लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, कौन सा लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर ये हमने किया है, पूरा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम रिवाइज भी करेंगे, इसको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्रेडिट, वहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी भी अगर आया उसका मतलब है कोऑपरेटिव बैंक, जिनको हम अगर हम कश्मीरी इस टर्म में देखेंगे हम बोलते हैं उसको कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। उसके बाद नबार्ड, नबार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नबार्ड, रोल ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का बहुत एक चैप्टर ही बनेगा इस पे, नबार्ड का आपको पता होना चाहिए। और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ तक, एक तो नबार्ड का और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, देखो NCDC। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है, वो आपका आप खुद चेक कर लीजिए, अगर मैं बोलूँगी उतना आपको याद नहीं रहेगा, आपको वो नोट डाउन कर लीजिए गूगल से अगर चेक करोगे। इस साल कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स आई, स्पेशली 2 to 3 स्कीम्स बड़ी बड़ी आई जो यूनियन मिनिस्टर्स ने लॉन्च की कोविड के टाइम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड आई, वो आपको देखनी है वो कौन कौन सी थी, उस पर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। एक तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी जिसमें उन्होंने बोला कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना है वो लीगल नहीं है, उसको उसके एक पार्ट को वाइड करा दिया गया। आपको पता है जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C में ये ऐड हुआ था। 43 आर्टिकल 43B जो DPSP है वो ऐड हुआ था, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये एक चैप्टर ही ऐड हुआ था पॉलिटी में। लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए वैलिड अभी भी है, क्योंकि ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में है और जिसको यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है, या यूनियन टेरिटरीज की बात अगर होती है जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने एक क्विक डिस्कशन किया इसका जो है कोऑपरेटिव जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसके सिलेबस का। उसके बाद जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखो रीजनिंग हमेशा होती है आजकल एग्जाम्स में, जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जैसे CSET में भी आता है ना रीजनिंग वाला एक पार्ट, तो बेसिक रीजनिंग कर लेना। आपने रिसेंटली देखा जो KS का एग्जाम हुआ उसमें भी जो CSET वाला पेपर था ईजी था, बहुत ईजी था एज कम्पेयर अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए, एज कम्पेयर अगर UPSC का देखा जाए जो CSET होता है। तो रीजनिंग जो होगा मुझे लगता है एवरेज लेवल का होगा, इसमें ऑब्वियसली एवरेज लेवल का ही होगा, उसको कर लेना। क्यों, क्या होता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आपको आंसर वहीं पे पता होता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी होते हैं अगर प्रैक्टिस करोगे, और वो होते ना कि मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होता। वो सबसे बोलते हैं ना कि अगर 10 मार्क्स रीजनिंग के आएंगे दैट मीन्स 10 मार्क्स आपके जेब में है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा है, ऐसे कुछ पोर्शंस होते हैं आराम से आधा मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करना, रीजनिंग भी कर लेना। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। आपको तो पता ही इंटरव्यू में ज़्यादातर पोस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठे हों या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया है आपने, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है स्पेशली, और आपका पर्सनैलिटी चेक होता है कि जो टेम्परामेंट है आपका कैसा है, आपका जो आप एज एन ऑफिसर कैसे डील कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। तो ये था एक डिटेल डिस्कशन। बाकी अगर किसी को भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो हमारा रिवीजन कोर्स और बेसिक बैच है वो लेना है वो ले सकता है, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोली ये ध्यान में रखना। देखो क्या हुआ,
मैंने क्यों लाया ये डिटेल डिस्कशन। रिसेंटली क्या हुआ था, यूजुअली सीसैट पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से 26 और 27 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने होते हैं तो क्वालिफाई होता है। हमेशा यही पैटर्न होता था, लेकिन इस बार क्या किया था पीएससी वालों ने, और सबको दिमाग में यही था कि वहाँ पे 80 क्वेश्चंस है, 27 करेक्ट होंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 35 कर लेंगे, क्योंकि 26 या 27 करने हैं और आप मैथमेटिक्स का आंसर वहीं पे निकलता है। हम ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं ले लेंगे रिस्क, हम 30 या 35 क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो उसमें कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जब गए लोग और वहाँ पे देखा स्टूडेंट्स ने कि फ्रंट पेज पे ही लिखा था वह 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको करने हैं 33%, ठीक है। तो 33% करने थे 100 में से, तो उस पे सॉरी 80 क्वेश्चंस होते ना, तो मार्क्स मतलब मार्क्स 200 होते हैं। वो 100 क्वेश्चंस थे और मार्क्स हो गए 200, ठीक है। अब 100 में से कितने ठीक होने चाहिए? 33% के हिसाब से 33 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जिन्होंने 80 वाला कॉन्सेप्ट रखा था उन्होंने 35 क्वेश्चन ज़्यादा किए, 36 क्वेश्चंस किए। अब कुछ तो गलत भी होंगे, तो उस वजह से क्या उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे तो हम फ्रंट पेज पढ़ते नहीं हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, वहाँ पे फ्रंट पेज पे पढ़ना, और ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखी गई होती हैं चीज़ें, इन पे ध्यान रखना चाहिए, और ये पहले ही इंसान को पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें सिलेक्शन में मैटर करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सके। इसमें 1/3 केस में 1/3 होता है ना मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 1/4 है। दैट मीन्स आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। इसमें उससे कम यहाँ पे 4 गलत क्वेश्चंस के लिए आपको एक सही क्वेश्चन कट जाता है, वहाँ पे सिर्फ 3 गलत क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन कटता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 गलत क्वेश्चंस के लिए आपका एक सही क्वेश्चन कटेगा। यहाँ तक समझ आया? चलिए, मैंने आपका ना जो ये है बेस्ट दिया आपको ये समझाने में। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो समझ आई होगी। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड और आप देखते रहें। और एक बात, हम जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एकेडमी है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया प्रीलिम्स केएस का। और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ या तैयारी कर रहा है अभी, हम केएस फाउंडेशनल कोर्स जो मेन कोर्स होता है, फुल कोर्स, वो लॉन्च कर रहे हैं अभी। शायद कल उसका लिंक जनरेट होगा। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है वो कर सकते हैं। पूरा कोर्स इन डिटेल फ्रॉम द बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू द फुल, सारे कंपोनेंट्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।